इस आईपीएल की सबसे तोड़ू बैटिंग लाइनअप कौन सी टीम की है? सनराइजर्स हैदराबाद। आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखिए, एक से बढ़ के एक धुरंधर प्लेयर आपको इस बैटिंग ऑर्डर में नजर आएंगे। इनकी ओपनिंग अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, इससे डिस्ट्रक्टिव ओपनर आपको दुनिया के क्रिकेट में नहीं मिल सकते। फिर 3 नंबर ईशान किशन, जैसी उनकी रिसेंट फॉर्म रही है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, फिर T20 वर्ल्ड कप जिस तरह से खेले, कंसिस्टेंसी विद द स्ट्राइक रेट, ये बड़ा रेयर आपको देखने को मिलता है। और इस बार उनकी बल्लेबाजी में इंटेंट डिफरेंट है। पिछले साल जब खेल रहे थे तो उन्होंने आके एक पहले मैच में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन इस बार जो रन्स उनके बन रहे हैं वो एक डिफरेंट स्ट्राइक रेट पर बन रहे हैं, डिफरेंट इंटेंट उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिल रहा है। फिर 4 नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी इस टीम को एंकर करने वाले हैं और आपको थोड़े सुस्त बल्लेबाज नजर आएंगे, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे जिस तरह के बल्लेबाज हैं उनसे मुकाबला जब होगा तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी आपको इस टीम के एंकर ही नजर आएंगे। हालांकि खुद में उनकी जो बैटिंग एबिलिटी है और शॉट्स मेकिंग एबिलिटी है वो भी बहुत कमाल की है, बट इस टीम में एंकर वो रहने वाले हैं। फिर 5 नंबर दुनिया की क्रिकेट में बेस्ट स्ट्राइकर, आप निकोलस पूरन की बात करेंगे, हेनरिच क्लासन की बात करेंगे, जॉस बटलर की बात करेंगे, कुछ और प्लेयर्स की भी बात कर सकते हैं, बट टॉप 3 में हेनरिच क्लासन हर हाल में रहेंगे। तो आपके पास नंबर 5 पर बैटिंग करने के लिए दुनिया की क्रिकेट का बेस्ट स्ट्राइकर मौजूद रहेगा। फिर 6 नंबर पर लियाम लिविंगस्टन इन्होंने शामिल किया था। जब उनको आईपीएल ऑक्शन में इस साल इन्होंने खरीदा था तो ये बहस हो रही थी कि यार इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई लियाम लिविंगस्टन के लिए, उसकी जगह पर कोई और प्लेयर ले सकते थे। चूंकि इनको चाहिए था इनके टाइप का प्लेयर, वहाँ पर एक एक्सपीरियंस वाला प्लेयर मिसिंग था पिछले साल, जिसकी वजह से कई बार इनके कोलैप्स वगैरह भी हो गए। तो इन्होंने एक और प्लेयर वैसा शामिल कर लिया जो आके चौके छक्के लगाने के लिए ही जाना जाता है। तो अब ये टीम जो पिछली बार नारा दे रही थी अब की बार 300 पार, जो पिछले साल नहीं हो पाया, अब लगता है कि हो जाएगा। 6 बैट्समैन हो गए, फिर अनिकेत वर्मा भी खेलेंगे। वो अभी इस टीम से प्लेइंग 11 से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 नंबर तक ये बल्लेबाज अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो 2 प्लेयर हैं गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लस अभिषेक शर्मा भी हैं तीसरे प्लेयर जो गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने का ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। 7 नंबर तक ये सॉलिड बल्लेबाजी लाइनअप हो गई कि 7 के 7 तगड़े स्ट्राइकर हैं, और इसके बाद भी बल्लेबाजी खत्म नहीं होती है। इनके पास इस सीजन कुछ ऐसे प्लेयर आ गए हैं जो ऑलराउंड स्किल लेके आते हैं, लाइक हर्ष दुबे। आप उनको 8 नंबर भी बल्लेबाजी करा सकते हैं और 9 नंबर भी करा सकते हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जिसको भी खिलाएंगे। माइट भी शिवम माबी हो सकते हैं, माइट भी शिवांग कुमार हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेगा वो नंबर 8 पर बल्लेबाजी करेगा। शिवम माबी की जो बैटिंग एबिलिटी है और स्ट्राइकिंग एबिलिटी है पिछले कुछ सालों में बहुत इंप्रूव हुई है। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह से चौके छक्के लगाए हैं और मैचेस जिताए हैं, स्पेशली यूपी T20 लीग में उन्होंने 18-19 बॉल्स पे एक 50 बनाई थी, फिर रणजी ट्रॉफी में 100 भी बनाया उन्होंने, 50 भी बनाई। तो बैटिंग एबिलिटी उनकी इंप्रूव हुई है, और फिर उनके पास जो पावर है, नेचुरल शॉट्स मेकिंग एबिलिटी है, वो उनको आगे रखती है बाकी खिलाड़ियों से कि 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा फिर शिवांग कुमार हैं जो जाने जाते हैं अपनी शॉट्स मेकिंग एबिलिटी के लिए, और एक रेयर प्लेयर है जो चाइनामैन गेंदबाजी करता है, साथ में फिनिशिंग भी कर सकता है। अगर बल्लेबाजी आप उनको ऊपर करा दें तो उस रोल में भी कर सकते हैं। ये प्लेयर आपको दुनिया की क्रिकेट में देखने को नहीं मिलेगा कि इस तरह का स्किल सेट लेके कोई प्लेयर आता हो। चाइनामैन गेंदबाजी करता है, अच्छी गुगलीज वगैरह डालते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं, और बल्लेबाजी में वो फ्लेक्सिबिलिटी कि आपके लिए फिनिशर के रोल में भी खेल सकता है। आप ऊपर बल्लेबाजी कराएं तो लंबी पारी खेलने की काबिलियत भी रखता है। MP T20 लीग में एक उन्होंने 90 ऑड रन की पारी खेली थी और काफ़ी सारे छक्के उन्होंने इस सीजन लगाए थे, उसी की वजह से उनको पिक किया गया है। ये एक स्पेशल स्किल सेट है, वो एक वजह रही है, बट साथ में परफॉर्मेंस भी है। MP के लिए इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेले, वहाँ पर विकेट भी लिए, इवन विजयजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने एक 5 लिया था। तो दोनों तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्लेयर आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 8 नंबर अगर आप बल्लेबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो चाहे शिवांग कुमार को खिलाओ या शिवम माबी को खिलाओ, एक प्लेयर को आप जरूर लेके आ सकते हैं, और माइट भी इन दोनों में से जो भी खेलेगा वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ही इस्तेमाल होने वाला है एज पर डिमांड ऑफ द गेम। फिर हर्ष दुबे एक फिक्स स्पिनर रहेंगे, क्योंकि उनके पास जिस तरह का टेम्परामेंट है, और पिछले सीजन वो खेले भी थे, 3 मैचेस उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की थी, और इस बार विदर्भा की टीम को विजयजारे ट्रॉफी में चैंपियन बनाया, और गेंदबाजी एक डिफरेंट रोल में उन्होंने की है। पावर प्ले में भी गेंदबाजी की, डिफिकल्ट ओवर्स भी डाले, इकोनॉमिकल रहे, विकेट शायद उतने ज़्यादा इन्होंने इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं लिए, लेकिन उनकी तैयारी दिख रही थी कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो रोल उनको मिलने वाला है, तो वो लीडिंग स्पिनर इस टीम के रहने वाले हैं, और बल्लेबाजी के लिए वो भी जाने जाते हैं।
चूंकि जो कंपैरिजन हो रहा है ना, जो ऊपर के बल्लेबाज हैं, शॉट्स मेकिंग एबिलिटी उन सब की जिस तरह की है, तो उसको शायद मैच नहीं कर पाए। बट जैसे हम बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी और हर्ष दुबे इस तरह के प्लेयर हैं जो एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं, तो दोनों सिमिलर कैटेगरी में या उस लेवल पर आने वाले प्लेयर हो जाते हैं। जो नंबर 9 तक इनको बल्लेबाजी यहाँ मिल गई, उसके बाद जब पैट कमिंस आ जाएंगे तो वो भी बल्लेबाजी करते ही करते हैं ठीक ठाक। तो ये टीम जो है ना, नंबर 10 तक कम से कम बैटिंग डेप्थ हर हाल में लेके जाएगी। ये तो इनकी बैटिंग का हाल है। फिर उसके बाद जो प्लेयर बैकअप में बाहर बैठेंगे, उसमें देखिए सलिल अरोरा, उनकी भी स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत कमाल की रही है और शायद उनको मौका नहीं मिल पाएगा। कॉम्बिनेशन होगा जब इनको 2 फॉरेन फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे और इन केस लियाम लिविंगस्टन को बाहर छोड़ना पड़ता है, तब सलिल अरोरा के लिए जगह बन सकती है। अदरवाइज जो बाकी बैट्समैन बाहर बैठेंगे, रविचंद्रन स्मरण, तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ा सा गेम चलाना जानते हैं, एंकर की भूमिका निभा सकते हैं, ग्लू का काम कर सकते हैं इस बैटिंग ऑर्डर में। कमिंटो मेंडिस भी सिमिलर प्लेयर हैं जो थोड़ा सा गेम रोक के खेलते हैं। हर्ष दुबे उस कैटेगरी में आने वाले प्लेयर हैं और ऑलराउंडर्स भी इस टीम के पास भर भर के हैं। शिवांग की बात मैंने की, हर्ष की बात मैंने की, ब्राइडन कार्स भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कमिंटो मेंडिस हैं, लियाम लिविंगस्टन भी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे। लिविंगस्टन का रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो गेंदबाजी भी करते हैं, फिर ऑफ स्पिन भी करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, और लेग स्पिन पर जितना अच्छा कंट्रोल उनका है, बहुत कम गेंदबाजों का लेग स्पिन पर इतना अच्छा कंट्रोल देखने को मिलता है। ये ऑलराउंडर्स हो गए। फिर इनके पास कुछ बॉलर्स भी ऐसे हैं जो बल्लेबाजी करते हैं, चाहे आप शिवम मावी की बात करो, चाहे आप हर्षल पटेल की बात करो, इवन क्रेंस फुलेत्रा जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन हैं, जो इस टीम में शामिल हुए पिछले सीजन, वो नेट बॉलर थे और उन्होंने हैदराबाद के बल्लेबाजों को, स्पेशली हेनरिच क्लासन को बड़ा तंग किया था, जिसकी वजह से क्रेंस फुलेत्रा को इस बार इन्होंने खरीदा है। वो भी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बट थोड़ा बहुत जो गेंदबाजों को आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में चाहिए बल्लेबाजी के लिए, उतना वो भी कर सकते हैं। जीसान अंसारी भी बल्ला घुमा सकते हैं। अब शायद उनके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। और ओवरऑल आप इस टीम की अगर अब गेंदबाजी देखो, ये तो बल्लेबाजी और ऑलराउंडर्स की बात हुई, गेंदबाजी में जाओ तो पैट कमिंस थोड़ा लेट जरूर आएंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एज अ फास्ट बॉलर जो है वो पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में इंप्रूव हुई है। वैसे वो टी20 के गन बॉलर नहीं है, लेकिन यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज अब वो एक्सपीरियंस उनके पास है, लीडरशिप भी लेके आते हैं, तो अभी उन्होंने ये निकाल लिया है कि टी20 क्रिकेट में कैसे गेंदबाजी करनी है। जितना कि आप अपनी टीम को अगर 250 रन बनाएं आपकी टीम ने, तो उसको डिफेंड कर सकें, उतनी गेंदबाजी पैट कमिंस जो है वो कर देते हैं। ब्राइडन कार्स भी उसी तरह से। और आई थिंक इनके लिए जो स्ट्रगल होगा ना कि नई गेंद कौन करेगा, उसमें एक ब्राइडन कार्स प्लेयर हैं जो नई गेंद इनके लिए कर सकते हैं। एहसान मलिंगा भी हैं। अब हर कोई प्रेफर करता है कि वन चेंज गेंदबाजी करे या मिडिल ओवर गेंदबाजी करे, लेकिन किसी ना किसी को वो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो एहसान मलिंगा इन केस ऑफ पैट कमिंस जब तक वो नहीं होंगे तब तक वो खेलेंगे। और उसके अलावा इन्होंने जैक एडवर्ड्स की जगह पर डेविड पेन को शामिल किया, जो इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। वो शायद नई गेंद इनके लिए कर सकते हैं, बट उनके लिए जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर इंडियन फास्ट बॉलिंग में जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल, दो थोड़े से एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, लेकिन जयदेव उनादकट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी वो टी20 क्रिकेट में उतना वैल्यू लेके नहीं आते। हर्षल पटेल का तो तब भी है कि डेथ ओवर्स में आके स्लोअर वंस, कटर्स, वेरिएशंस जो उनके पास हैं वो करते हैं, और उनका स्किल सेट है जो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट की डिमांड जिस तरह की रहती है। उनके पास पेस भी अच्छा है, स्लोअर वंस और कटर्स के वेरिएशंस भी अच्छे हैं, और सरप्राइज करते हैं जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, और बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की काबिलियत रखते हैं। बट मेन क्या है ना इस टीम के साथ, जो इन्होंने इस बार यंग इंडियन फास्ट बॉलर्स को तराश के लाए हैं, उसमें शिवम मावी की वापसी हुई है। ऑब्वियसली वो नई गेंद संभाल सकते हैं एक तरफ से, और उनकी बैटिंग एबिलिटी की बात हमने की। प्रफुल्ल हिंगे एक फास्ट बॉलर हैं जो विदर्भा के लिए खेलते हैं, और वो नई गेंद संभालने की काबिलियत रखते हैं। रेड बॉल क्रिकेट उनकी बहुत ही शानदार गई है, और इस बार व्हाइट बॉल क्रिकेट भी उन्होंने खेली थी, वहाँ पर भी ठीक ठाक किया। साकिब हुसैन एक एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर जो 140-45 की गति पर गेंदबाजी करता है, और मिडिल ओवर्स में आके स्पेशली अपनी बाउंसर्स और अपने वेरिएशन से सरप्राइज कर सकता है। और आई थिंक साकिब पर नज़र रखनी रहेगी, जो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा डिफरेंट गेंदबाज है, जिसके पास पेस भी है, वेरिएशंस भी हैं, विकेट निकालने की काबिलियत भी रखता है। बाकी अगर आप ओंकार तरमाले और प्रफुल्ल हिंगे की बात करो तो दोनों अच्छे गेंदबाज हैं, बट दोनों की कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं और पहली बार सीन में आ रहे हैं।
और साकिब हुसैन पहले केकेआर की टीम के साथ भी रह चुके हैं, तो जिस प्लेयर को थोड़ा सा बेटर एक्सपोजर मिला होता है तो उसके अच्छा करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि साकिब हुसैन के अच्छा करने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने इस लेवल पर पहले क्रिकेट खेली भी है, देखी भी है, भले ही IPL डेब्यू उनका अभी नहीं हुआ है, बट आई थिंक ही इज़ इन द सेटअप फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट फॉर 3-4 ईयर्स। एज अ नेट बॉलर भी रहे हैं, फिर टीम के साथ भी रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अगर कंसीडर करो और फिर गेंदबाजों का स्किल सेट भी, जैसे ओंकार तरमाले के पास पेस है, 145 प्लस की गति पर गेंदबाजी कर सकते हैं, बट जो T20 के वेरिएशंस, चालाकियाँ, कहाँ कब किसको कैसे गेंदबाजी करनी है, सिमिलरली प्रफुल्ल हिंगे के साथ भी ये चीज़ जाती है कि T20 क्रिकेट का उतना एक्सपोजर कहीं उनको नहीं मिला है, और विदर्भा के लिए भी एक आधा मैच ही इस सीजन उनको खेलने का मौका मिला है। तो ये चीज़ें हैं। इन सब में जो 4 फास्ट बॉलर हैं, एक तो शिवम मावी, क्योंकि उनको भी पहले T20 क्रिकेट का अच्छा एक्सपोजर मिला हुआ है और नई गेंद संभालने की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, वेरिएशंस की बात करें, वो सब चीज़ें टेबल पर लेके आते हैं। दूसरा साकिब हुसैन है, जिन्होंने अभी तक IPL डेब्यू जरूर नहीं किया है, बट आई थिंक ही इज़ द प्लेयर जिसको मौका मिलेगा तो सनराइजर्स की टीम में वो सबको सरप्राइज करने की काबिलियत रखते हैं। उसके बाद अगर आप आ जाओ इनका स्पिन डिपार्टमेंट, वहाँ पर क्रेंस फुलेत्रा जो है वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन, उसके बाद शिवांग कुमार लेफ्ट आर्म चाइनामैन, लेग स्पिनर में जीशान अंसारी इनके पास हो गए, फिर हर्ष दुबे की लेफ्ट आर्म स्पिन हो गई, एंड अमित कुमार जो झारखंड के लिए गेंदबाजी करते हैं लेग स्पिनर। तो इन्होंने इस बार अपने स्पिन डिपार्टमेंट में भी काफ़ी काम किया है और स्पिन डिपार्टमेंट में भी अच्छा खासा दिख रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि लाइक क्रेंस फुलेत्रा को या जीशान अंसारी को खिलाना या अमित कुमार को खिलाना है, तो वो खिलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ट्रिकी होगा, क्योंकि इनके पास क्वालिटी ऑलराउंडर्स भी हैं। जितने अच्छे वो बल्लेबाज हैं उतने अच्छे गेंदबाज भी हैं, और ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं इन दोनों में। अगर सिलेक्शन में आप जाएं कि आपको क्रेंस फुलेत्रा को खिलाना है या शिवांग कुमार को खिलाना है, तो बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कभी आप चॉइस में जो है वो क्रेंस फुलेत्रा को जरूर खिलाना चाहेंगे, क्योंकि क्रेंस फुलेत्रा इस संबंध जो ज़्यादा स्किलफुल है, ज़्यादा गेंद को हवा देते हैं, विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं, थोड़ा सा क्लासिकल लेफ्ट आर्म चाइनामैन आप कहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप शिवांग कुमार को देखें तो थोड़ा तेज़ करते हैं, गुगली पर ज़्यादा रिलाय करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों नेचर में। लेकिन यूटिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद को देखनी पड़ेगी कि आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर की यूटिलिटी आपको ज़्यादा चाहिए या फिर आपको ऑलराउंडर्स की ज़्यादा चाहिए। क्योंकि अगर फास्ट बॉलिंग में आपको विकेट टेकर्स मिल गए तो शायद आपको स्पिन डिपार्टमेंट में उतने नहीं ढूंढने पड़ेंगे। फिर आपके पास हर्ष दुबे भी हैं जो विकेट्स निकालते ही हैं, जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, और उनका भी स्किल सेट जो है वो बहुत कमाल का है। और हर्ष दुबे चूंकि इंडिया के लिए भी नहीं खेले तो लोगों को लगता है कि नहीं यार ये कैसी गेंदबाजी करेगा, क्या करेगा, बट मैं आपको एक चीज़ श्योरिटी से बता सकता हूँ कि ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर। आप अगर इस वक्त दुनिया की क्रिकेट में देखें तो हर्ष दुबे को जब भी मौका मिलेगा तो वो उस लेवल की परफॉर्मेंस कर सकते हैं और उस लेवल का स्किल सेट तो है उनके पास, ये बात पक्के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ। फिर पार्ट टाइम स्पिनर हो गए, लियाम लिविंगस्टन हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, कमिंडो मेंडिस हो गए, लेकिन इनकी 11 कैसी बनेगी वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, और कई सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन इनकी 11 के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बड़ा सिंपल जो हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को ओपनर रखा, 3 पर ईशान, 4 पर नीतीश रेड्डी, 5 पर एनरिच क्लासन, 6 पर लियाम लिविंगस्टन को रखें, 7 पर अनिकेत वर्मा को रखें, 8 पर शिवांग कुमार या शिवम मावी, आपको एक प्रेफर करना पड़ेगा। और आई थिंक ये जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर आएगा यहाँ पर। फिर हर्ष दुबे हो गए, देन हर्षल पटेल हो गए, देन आई विल प्रेफर कि आप जयदेव उनादकट की जगह पर साकिब हुसैन को खिलाएं या फिर यहाँ पर आप शिवम मावी को खिलाएं इस पोजीशन पर। जयदेव उनादकट में मैं उतनी यूटिलिटी देखता नहीं हूँ। एंड उसके बाद 11वें प्लेयर या 12वें प्लेयर आप कह लीजिए तो एहसान मलिंगा हो जाते हैं। तो ये इनका एक फर्स्ट चॉइस 11 या प्लेइंग 12 इनका पहला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब पैट कमिंस वापस आ जाएंगे तो वो एहसान मलिंगा को रिप्लेस कर सकते हैं और इनकी 11 जो है वो उस तरह से फिर बन जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है इस कॉम्बिनेशन में, इनकी बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, और बॉलिंग कमजोर नजर आने के साथ साथ आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं फास्ट बॉलिंग में। आप देखो हर्षल पटेल हैं, आप साकिब को खिलाएंगे या शिवम मावी को खिलाएंगे, वो रहेंगे, और एक फॉरेन फास्ट बॉलर रहेगा, चाहे वो मलिंगा खेल रहे हो या वो पैट कमिंस खेल रहे हो। इनको नीतीश कुमार रेड्डी से ओवर निकालने पड़ेंगे इस बार। और नीतीश कुमार रेड्डी ने जो प्रैक्टिस गेम्स हुए सनराइजर्स हैदराबाद के, वहां पर अच्छी गेंदबाजी की है, इंप्रेस किया है, विकेट निकाले हैं, तो उनको एटलीस्ट मैं चाहूंगा ना इस बार एक ओवर आप नई गेंद से जरूर दें, और बाद में आप अपने गेंदबाज जो है वो रोटेट कर सकते हैं। अब क्या होता क्या है कि आज की T20 क्रिकेट में आपको एटलीस्ट 4 फास्ट बॉलर के साथ तो जाना ही पड़ता है। अगर आपको ऑलराउंडर अच्छा है और 3-4 ओवर डालने की काबिलियत रखता है तो फिर आपको वो लग्जरी यहाँ पर नहीं मिल रही है। अभी आज की डेट में आप पहले एक्सपेक्ट करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी 1-2 ओवर आपको शुरू में अगर दे दें तो फिर आपको चौथे फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टार्टिंग में आई थिंक आपको चौथे फास्ट बॉलर की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये भी रहेगी इस टीम के लिए कि आप सिर्फ इंडियन फास्ट बॉलर पर जाएं और देखें तो वहाँ आपको वो एक्सपीरियंस
या उतना भरोसा नहीं दिखेगा, तो क्या आप 2 फॉरेन फास्ट बॉलर खिलाना चाहेंगे, एहसान मलिंगा और पैट कमिंस, तो फिर आपको लियाम लिविंगस्टन को बाहर छोड़ना पड़ेगा और वहां पर फिर आप सलील अरोड़ा को लेके आ सकते हैं। उस केस में उससे बल्लेबाजी आपकी थोड़ी सी कमजोर जरूर होगी, बट आपको गेंदबाजी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी बल्लेबाजी अगर देखो कमजोर जरूर हो रही है, बट जो यूटिलिटी ऑफ बैट्समैनशिप है वो उतना आपकी कम नहीं हो रही है। क्योंकि अगर गेंदबाजी में आप एक गेंदबाज शॉर्ट रह गए या एक गेंदबाज ने खराब परफॉर्मेंस दी, तो उससे आप ज़्यादा मुश्किलों में आएंगे। तो 2 फॉरेन फास्ट बॉलर के कॉम्बिनेशन के साथ भी खेल सकते हैं, एक तो ये चीज़ रह सकती है, और दूसरा जब एक फॉरेन फास्ट बॉलर के साथ खेलेंगे तो आपको 2 नए इंडियन फास्ट बॉलर देखने को मिल सकते हैं। उसमें आप साकिब हुसैन हो या शिवम माबी हो, उनमें से किसी को मौका मिल सकता है। हर्षल पटेल रहने वाले हैं। तो आई थिंक आप देखो गेंदबाजी अभी भी थोड़ा सा इन क्वेश्चन रहेगी, लेकिन आपको गेंदबाजी ऐसी दिख रही है कि ये टीम अगर बल्लेबाजी में 250 बनाएगी तो उसको डिफेंड कर सकती है। इस बार पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी बेटर गेंदबाजी हुई है, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट, जहां पर ये टीम पिछले 2 साल से स्ट्रगल करती रही। फास्ट बॉलिंग सिमिलर ही है जैसे पिछले साल थी, लेकिन साकिब हुसैन जैसा प्लेयर आके अगर डिफरेंस डालता है, स्पेशली मिडिल ओवर्स में आके विकेट निकालता है, तो फिर बहुत बड़ा अंतर आप देखेंगे। प्रॉब्लम क्या रहेगी कि नई गेंद कौन करेगा इस टीम के लिए, क्योंकि नई गेंद करने वाले गेंदबाजों में आप देखो तो इंडियन फास्ट बॉलर में इनके पास 2 हैं, शिवम माबी हैं और प्रफुल्ल इंगे, जिनको नई गेंद दी जा सकती है। फॉरेनर्स में पैट कमिंस कर सकते हैं बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है, बट वो प्रेफर करते हैं कि उनको 1 चेंज गेंदबाजी 5वें या 4थे ओवर के आसपास मिले, तो वो एक चीज़ इनके पास रह जाती है। एहसान मलिंगा जो है वो भी प्रेफर तो यही करते हैं कि 1 चेंज गेंदबाजी करें, बट वो सीम अप गेंदबाजी करते हैं, तो उनको नई गेंद जो है वो जरूर दी जा सकती है एक एंड से जब भी वो खेल रहे हैं। जब तक पैट कमिंस नहीं है तब तक तो एक एंड से नई गेंद जो है वो संभाल सकते हैं। जयदेव उनादकट भी कर सकते हैं बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है। बट मैं क्या पर्सनली चाहूँगा इस टीम में कि नीतीश कुमार रेड्डी आके पहला ओवर करें, और जिस तरह की उनकी रिसेंट फॉर्म रही है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, अब पहले ओवर में सामने वाली टीमें कई बार गेंदबाज के पीछे जाती हैं, विकेट मिलने के भी चांसेस हैं, रन जाने के चांसेस हैं, बट एक ओवर का गैम्बल मुझे लगता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ले सकती है नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। और अगर नीतीश कुमार रेड्डी सेटल हो गए ना इस टीम में एज अ न्यू बॉल बॉलर, फिर ये टीम बहुत डिफरेंट नजर आएगी। ये टीम का जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन और बैलेंस है ना वो टोटली चेंज हो जाएगा अगर नीतीश कुमार रेड्डी एज अ न्यू बॉल बॉलर सेट हो गए। अगर नहीं हुए तो टीम स्ट्रगल करेगी, डेफिनेटली करेगी, क्योंकि इनको फिर ना बॉलर खिलाने ढूंढने तो कॉम्बिनेशन कई सारे चेंज करने पड़ जाएंगे, और वहाँ पर हो सकता है कि इनको बल्लेबाजी में लिविंगस्टन को हटा के 2 फॉरेन फास्ट बॉलर लाने पड़े या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़े। बट अगर नीतीश कुमार रेड्डी एज अ न्यू बॉल बॉलर सेट हो गए तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने के लिए इनके पास स्पिनर्स भी हैं और जो फास्ट बॉलर्स भी हैं वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर सकते हैं। तो 250 तो बचा लेगी इस बार ये टीम, अगर 250 ये पहले बोर्ड पे लगाते हैं उसको बचा लेंगे। 200 बचाना अभी भी आज की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में आप देखो जो अच्छे बॉलिंग अटैक भी है ना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। इंडिया का गेम साउथ अफ्रीका के खिलाफ था जहां पर इंडिया ने पावर प्ले में 3 आउट कर दिए थे, फिर भी 187 साउथ अफ्रीका ने बना दिए थे उस दिन, जबकि इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था। तो आज की T20 क्रिकेट में 200 बनना, चेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, 250 बनाना और उसको डिफेंड करना अब धीरे धीरे करके वो बड़ी बात जरूर होने लग गई है। तो इनकी जो एज ए यूनिट पूरी टीम दिख रही है वो अच्छी दिख रही है, स्पेशली बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, कुछ बॉलर्स भी अच्छे हैं स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट में, बट ओवरऑल इन टोटलिटी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। बट अगर ये सही से मैनेज करें और चीज़ें इन लाइन हो गई इनके लिए एक बार, तो ये टीम भी बहुत डेंजरस टीम नज़र आ रही है। इनके लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट रहेगी कि जब ये चेज़ करेंगे तो शायद ज़्यादा आसानी रहेगी। अब मान लीजिए इनकी टीम ने कभी 240 बनवा दिया, 250 बनवा दिया, तो ये टीम उसको चेज़ डाउन करने की काबिलियत भी रखती है। तो ये है ओवरऑल सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का रिव्यू। आप लोग को क्या लगता है कि ये टीम इस बार 300 का आंकड़ा पार कर पाएगी और पॉइंट्स टेबल में किस पोजीशन पर खत्म करेगी? कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।